हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ घटी कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूं। ये सारी घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जिस एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ घटी है उसका नाम एंटोनियो था। और अब आगे की घटना मैं आपको एंटोनियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एंटोनियो है और ये घटना 1995 की फरवरी की है। मेरी शिफ्ट हमेशा नाइट की होती है। नाइट में जब भी कोई इमरजेंसी कॉल आता है तो मुझे एम्बुलेंस लेके उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंचना पड़ता है। मेरे साथ मेरा एक हेल्पर स्टीफन भी होता है जो अक्सर नाइट शिफ्ट में ही मेरे साथ रहता है। वैसे तो मैं एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, लेकिन मेडिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है, क्योंकि हमें इमरजेंसी में अक्सर पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है अगर वो हॉस्पिटल जाने की हालत में ना हो। हर रात को हमें कम से कम 2 या 3 इमरजेंसी केसेस मिल जाते हैं और हमें तुरंत उन केसेस को लेकर हॉस्पिटल निकलना पड़ता है। उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। हम एक इमरजेंसी केस निपटा के वापस आके उसी जगह पर बैठे हुए थे जहाँ पर हम अक्सर अपनी वैन में बैठा करते हैं। मैं और स्टीफन एक दूसरे से बात कर रहे थे। उस दिन और कोई केस नहीं आया। हमारी शिफ्ट सुबह 6 बजे ख़त्म हो जाती है। उस वक्त रात के करीबन 1:30 बज रहे थे। हमारे पास हमारी वॉकी टॉकी पर कंट्रोल रूम से एक मैसेज आया। मैसेज ये था कि जंगल में किसी की लाश मिली है और हमें वहां पर जाके उस डेड बॉडी को कलेक्ट करना है। दरअसल वहां पर 2 लोग हैं, एक की लाश मिली और एक काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में है। जब उनसे पूछा गया कि उनकी ये हालत कैसी हुई तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर किसी जानवर ने हमला कर दिया था और वो लोग कैंपिंग के लिए गए थे। ये सारी चीज़ें जब हमें पता चली तो हमने उनकी लोकेशन वॉकी टॉकी से कलेक्ट की। जहाँ पर हम थे वो जगह वहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर एक फॉरेस्ट एरिया में थी, जहाँ पर वो दोनों लोग जंगल में कैंपिंग करने के लिए गए थे। वो 2 आदमी थे, उनमें से एक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जब उसने वॉकी टॉकी पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में बात कर रहा था। उनके पास कांटेक्ट करने के लिए कोई भी फ़ोन नहीं था। वो अपना लोकल वॉकी टॉकी लेकर गए थे। जिसकी हालत ख़राब थी वो पहले आर्मी में काम करता था, तो पता नहीं कैसे उसने एक लोकल फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट किया और उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी लोकेशन कंट्रोल सेंटर पर पास करी। जैसे ही हमें उनकी लोकेशन कंफर्म हुई हम उनकी तरफ अपनी वैन लेकर निकल गए थे। मैं जितना तेज़ी से हो सकता था उतना तेज़ी से एम्बुलेंस को चला रहा था। स्टीफन सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स को दोबारा रीचेक कर रहा था कि सारी चीज़ें बराबर हैं या नहीं और सारी मशीनें प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं। हमारी एम्बुलेंस में थोड़ी बहुत मशीनें लगी हुई थी जिससे हम इमरजेंसी में कुछ पेशेंट्स को ट्रीट कर सके। मैं फिर लगातार उसी लोकेशन पर जा रहा था। करीबन 1 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद हम उस फॉरेस्ट एरिया के बाहरी हिस्से में पहुंच गए जहां पर हमें उनके होने की लोकेशन पता चली थी। हम फिर वहां लोकेशन पर पहुंच के उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उनका दूसरी तरफ से जवाब आया। उन्होंने हमें अपनी लोकेशन दी और अपने डायरेक्शन को भी बताया। मैंने देखा कि वहां पर एम्बुलेंस अंदर जा सकती थी, इसलिए मैं धीरे धीरे अपनी एम्बुलेंस को लेके उस जंगल के उसी हिस्से में जा रहा था। हालांकि हमें पता नहीं था कि वो कितने अंदर हैं, लेकिन मैंने यही कोशिश की मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकूं। स्टीफन भी फिर आके मेरे साथ बगल में ही बैठ गया और उसने सारी चीज़ें कंफर्म कर दी कि सारे इक्विपमेंट प्रॉपरली काम कर रहे हैं। फरवरी का महीना था, ठंड ज़्यादा थी और जंगल के अंदर थोड़ा कोहरा भी था। हम किसी तरह धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे थे जिधर की हमें लोकेशन मिलती जा रही थी। वो पूरा जंगल काफ़ी ज़्यादा घना था। रात में वो और भी ज़्यादा अजीब लग रहा था। हमें पता नहीं था कि हमारी वैन कहाँ जा रही है। तभी स्टीफन ने मुझसे कहा कि मैं वैन को ज़्यादा अंदर लेके ना जाऊं, क्योंकि क्या पता अंदर दलदल हो और अगर आगे और ख़तरनाक जानवर हुए तो हमें बचाने के लिए फिर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि हम वैन लेके जंगल के काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुके थे। कंट्रोल रूम से भी हमारे पास लगातार मैसेज आ रहा था और हमसे सारा स्टेटस पूछा जा रहा था। हमने उन्हें बताया
कि हम अभी पेशेंट के पास पहुंचने ही वाले हैं। जब हमने दोबारा उस पेशेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका कोई भी जवाब नहीं आया। हमें लगा कि शायद वो बेहोश हो गया है या ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से वो अपने सेंसेस में नहीं है। हमने तुरंत अपनी गाड़ी को वहीं रोका और स्ट्रेचर को बाहर निकाल लिया। स्ट्रेचर लेके हम जंगल के अंदर ही जा रहे थे। हमने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी और हम उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जिधर हमें पहुंचने के सारे इंस्ट्रक्शंस मिले थे। कुछ दूर अंदर हम दोनों पैदल गए, लेकिन हमें कोई भी नजर नहीं आया। हमने सोचा कि शायद हम गलत डायरेक्शन में आ गए हैं। तभी स्टीफन ने मुझे वापस चलने के लिए बोला। उसने कहा कि हम अपने वैन पर वापस जाते हैं और कंट्रोल सेंटर पर इन्फॉर्म करते हैं कि हम रास्ता भटक गए हैं। मैंने उसकी बात मानी और हम दोबारा अपने वैन की तरफ जाने लगे। तभी हमें जंगल के एक बड़े से पेड़ के पीछे से किसी की आवाज़ आई। वो हमें मदद के लिए बुला रहा था। उस आवाज़ को सुनते ही मैं और स्टीफन उसकी तरफ घूमे। पेड़ के पास एक आदमी खड़ा था। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो हमें अपनी तरफ बुला रहा था। वो हमसे करीबन 20 यार्ड की दूरी पर था। हमें उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। जब उसने हमें अपने पास बुलाया तो हम और स्टीफन दोनों लोग स्ट्रेचर लेके भागते हुए उसकी तरफ गए। वो हमें बुला के पेड़ के पीछे चला गया। हम जैसे उस बड़े से पेड़ के पास पहुंचे वो वहां से गायब हो चुका था। ये देख के हम दोनों हैरान हो गए। हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि हमने जो चीज देखा था वो सच था या हमारा वहम। हम थोड़ी देर तक उस आदमी को उस पेड़ के पास ढूंढते रहे और चिल्ला के उसे आवाज देते रहे कि अगर वो हमारी आवाज सुने तो हमें बता दे कि वो कहाँ है। तभी हमें कुछ देर बाद वो आवाज दोबारा सुनाई दी और वो आदमी दोबारा भागते हुए हमें बुलाते हुए एक पेड़ के और पीछे गया। इस बार हमने उस आदमी को बकायदा चलते हुए देखा। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। हम जब जा रहे थे तो उसकी कंडीशन हमें बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी। वो अच्छे से चल रहा था। उसके शरीर से कोई भी खून नहीं बह रहा था। वो जिस तरफ भागते हुए जा रहा था हम उसी तरफ जा रहे थे और वो भागते हुए एक बड़ी सी झाड़ी के अंदर जाके घुस गया। वो बड़े बड़े पेड़ थे और जब हम भी वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर एक कैंप लगा हुआ है। उसके पास चली हुई कैंप फायर बुरी तरीके से बिखरी हुई है और बुझी हुई है। कैंप के अंदर का सारा सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा है। जब हमने दोबारा उस आदमी को ढूंढा तो वो हमें कहीं भी नजर नहीं आया। स्टीफन को और मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी इतनी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है। हमने जब कैंप के दूसरी तरफ देखा तो हमें एक आदमी की डेड बॉडी मिली। हमने जब उसकी पल्सेस चेक की तो वो मर चुका था। उसके शरीर पे पंजों के बहुत बुरी तरीके से निशान बने हुए थे और वो निशान शायद किसी भालू के पंजे के थे और उसके पेट में बहुत भयंकर जख्म थे। ऐसा लग रहा था कि उसको उस जानवर ने बहुत बुरी तरीके से मारा हो। उसे मरे हुए हमारे हिसाब से करीबन 3 से 4 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। शरीर से पूरा खून निकल चुका था। हमने उसकी डेड बॉडी को तुरंत स्ट्रेचर पे रखा और तभी हम दूसरे आदमी को ढूंढने लगे जिसने हमें उस लोकेशन के बारे में बताया था। वो आदमी हमें बिल्कुल भी नहीं मिला। स्टीफन ने चिल्ला के उसे आवाज भी देने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। हमें कंट्रोल रूम से दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर 2 आदमी थे। एक तो हमें दिख गया था और दूसरा हमें कहीं नजर नहीं आ रहा था, जो कि हमें कुछ देर पहले रास्ता बता रहा था। कुछ देर और ढूंढने के बाद मैंने देखा कि एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा हुआ है। जब मैं उस कपड़े को देख के उस झाड़ी के पास गया तो मैं देख के हैरान हो गया। वहां पर वही आदमी पड़ा हुआ था जो कि कुछ देर पहले हमें डायरेक्शन बता रहा था। मैंने और स्टीफन ने साफ साफ उसको देखा था, लेकिन जब हमने उसे दोबारा देखा तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी छाती से लेकर उसके पेट तक भालू ने बहुत बुरी तरीके से फाड़ दिया था और उसके दोनों पैर कटे हुए थे। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसको मरे हुए भी 3 से 4 घंटे हो गए हैं। लेकिन ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी। उसका एक हाथ बुरी तरीके से टूट चुका था और दूसरे हाथ में वॉकी टॉकी थी जो कि उसके मुंह के पास थी। जब मैंने और स्टीफन ने उसको देखा तो हम दोनों कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गए। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। हम बस एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। हम बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि कुछ देर पहले हमने इसी आदमी को चलते हुए देखा था और काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में। हम ये बात समझ गए थे कि वो हमें अपनी लोकेशन बताने की कोशिश कर रहा था और वो इसी आदमी की आत्मा थी। हमको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई थी। लगातार कंट्रोल सेंटर से हमें स्टेटस बताने के लिए कांटेक्ट किया जा रहा था, लेकिन हम क्या बताते।
हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर हम इस बात को भी बताते तो शायद कंट्रोल सेंटर वाले हमारी बात पर विश्वास ना करते। मैं कंट्रोल सेंटर को सारी इन्फॉर्मेशन देने ही जा रहा था, तभी स्टीफन ने मेरे हाथ से वॉकी टॉकी को छीन लिया और उसने कंट्रोल सेंटर पर यह इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे पहुंचने से पहले दोनों व्यक्ति मर चुके थे। मैंने स्टीफन की आंखों में देखा और उसने मुझे शांत रहने के लिए बोला। हमसे सारे स्टेटस को पूछा गया तो हमने उस पर्टिकुलर जगह की सारी जानकारी दी और हमने सारी प्रॉपर लोकेशन कंट्रोल सेंटर पर पास कर दी। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि हम उन दोनों डेड बॉडीज को लेके उस जगह के नज़दीकी हॉस्पिटल पर पहुंच जाएं, जहां पर उस एरिया के फॉरेस्ट ऑफिसर आके छानबीन करेंगे। हमने उनकी बात मान के वही किया। मैंने और स्टीफन ने दोनों डेड बॉडीज को एक एक करके एम्बुलेंस के अंदर लादा और फिर एम्बुलेंस को बाहर से ही बंद कर दिया और हम दोनों आगे आकर बैठे हुए थे। मैं एम्बुलेंस को ड्राइव कर रहा था और स्टीफन मेरे बगल में चुपचाप बैठा हुआ था। हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। गाड़ी चलाते वक्त मैंने जब साइड मिरर में देखा तो मुझे वही आदमी दोबारा एम्बुलेंस के पीछे खड़ा दिखा और वो उसी जंगल के हिस्से में खड़ा था। मेरी एम्बुलेंस उससे दूर जा रही थी और वो चुपचाप खड़ा होकर हमें देख रहा था। मैंने स्टीफन को ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे हाथ को जोर से दबाया और शांत रहने के लिए बोला। उसने कहा कि हमें जो काम दिया गया है हम उसे करके इस चीज़ को तुरंत ख़त्म करते हैं। हम नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच के उन दोनों डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल स्टाफ के हवाले कर दिया और अपनी एम्बुलेंस लेके वहाँ से निकल गए। ये घटना मेरे और स्टीफन के साथ जो घटी, ये हमारे जीवन की सबसे खतरनाक घटना थी। हमें अपनी आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जीवन में पहली बार हम दोनों ने ऐसी अजीब सी चीज़ महसूस की थी, जो कि बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ, जो कि मुझे मनोज जी ने भेजी है। ये घटना मनोज जी ने मुझे बिहार से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको मनोज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मनोज है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2020 में घटी है, जब कोरोना वायरस का समय चल रहा था। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरे जान पहचान में एक के पास एम्बुलेंस गाड़ी थी, जिसके लिए वो एक ड्राइवर को ढूंढ रहे थे। मुझे गाड़ी चलानी आती थी और मेरे पास लाइसेंस भी था और उस वक्त मेरी नौकरी भी छूट गई थी। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उनका ये काम किया। मुझे कुछ मरे हुए लोगों के शव को उनके गांव में ले जाना था। पूरी एम्बुलेंस उस वक्त 3-4 लाशों से भरी हुई थी और मैं पूरी एम्बुलेंस में अकेला था। कोविड की वजह से ज़्यादा लोगों को आने जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी और उसी वक्त मेरे साथ ये घटना घटी। इस घटना के बाद मैंने कभी भी एम्बुलेंस नहीं चलाया और उस नौकरी को छोड़ दिया। ये घटना मेरे साथ 2020 के दिसंबर में घटी थी। उस वक्त सारे ट्रांसपोर्ट वगैरह चीज़ें सब बंद थी। लोगों को घर जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। कुछ लाशें थीं जिनको मुझे उनके गांव पहुंचाना था। उनके परिवार वाले भी मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि मैं उन डेड बॉडीज़ को ले जाके उनके गांव पर पहुंचा दूं। वो सारी डेड बॉडीज़ एक ही गांव की थीं। मुझे लोकेशन दे दी गई और मेरे पास परमिट भी था, तो मैं उन्हें ले जा सकता था। सारी डेड बॉडीज़ को प्लास्टिक बैग में पैक किया हुआ था और वो 4 डेड बॉडीज़ थी। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने मालिक से रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरे साथ चले, लेकिन वो अपने घर वालों को छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे। मेरे साथ मेरी मदद के लिए भी कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद गाड़ी खराब हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी मदद के लिए किसी को ले लूं, पर उस वक्त कोरोना का खौफ इतना फैला हुआ था कि मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे और मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं उन चारों डेड बॉडीज़ को लेकर रात में हॉस्पिटल से निकल गया। उनके परिवार वाले भी मेरे साथ ही पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ भी 1-2 गाड़ियाँ थीं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में चला रहे थे। कुछ आगे जाने के बाद एक बैरिकेडिंग आई, जो कि बिहार बॉर्डर को क्रॉस कर रही थी। बैरिकेडिंग के सामने ही सारी गाड़ियों को रोक लिया गया और एक एक करके सारी गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। मेरे एम्बुलेंस की भी चेकिंग हुई। हालांकि मेरे पास परमिट था, तो मैंने उन्हें दिखा दिया। उन्होंने मेरे बॉडी का टेम्परेचर भी चेक किया, जो कि एकदम नॉर्मल था, और मुझे जाने की परमिशन मिल गई। मैं गाड़ी लेके आगे ही जा रहा था और उन पुलिस वालों ने उन परिवार वालों को रोक लिया जिनकी डेड बॉडीज मेरी गाड़ी में पड़ी हुई थी। मैंने बॉर्डर क्रॉस करते ही गाड़ी को साइड में खड़ा किया और उन लोगों को फ़ोन करने लगा। उन्होंने बताया कि पुलिस वालों ने अभी हमें कुछ देर के लिए रोका हुआ है। हमारा गांव वहां से ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 10 किलोमीटर का ही रास्ता है।
तुम जाके सारी डेड बॉडीज उस गांव में दे दो। मुझे उस गांव में एक आदमी का नाम बताया गया था जो कि सारी डेड बॉडीज को मेरे से वहीं पर रिसीव कर लेगा। मुझे रास्ता पता नहीं था, लेकिन मैं फिर भी उन आदमी के बताए हुए रास्ते पे चलता चला जा रहा था। रास्ते में जाते वक्त मुझे रोड पे चलते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। वो सब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। कुछ लोग तो मुझसे लिफ्ट भी मांग रहे थे, कुछ लोग रोड पर बैठ के खाना खा रहे थे। बहुत ही खतरनाक दृश्य था वो। देखने में तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन ये सबकी मजबूरी थी। मैं क्या कर सकता था। मैंने गाड़ी नहीं रोकी और मैं गाड़ी लगातार चला रहा था। और मैं फ़ोन से उन लोगों से रास्ता भी पूछ रहा था कि आखिर मुझे जाना कहाँ है। कुछ दूर आगे चलने के बाद मैं जिनसे फ़ोन पे बात कर रहा था उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, या शायद मेरे फ़ोन में नेटवर्क चला गया था। मेरी उनसे ढंग से बात नहीं हो पा रही थी। मैंने उनसे बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ कट रही थी। उन्होंने एक गांव का नाम बताया जो कि मुझे अभी ढंग से याद भी नहीं है। उस गांव का नाम मैं लोगों से पूछते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद तो मुझे कोई दिखाई भी नहीं दिया। वो पूरी रोड सुनसान थी। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो गांव कहाँ था। शायद मैं रास्ता भटक गया था या फिर मैं सही रास्ते पे जा रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। आगे की तरफ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम खाली सुनसान रोड और एम्बुलेंस में मैं अकेला। मेरे पीछे 4 पैक डेड बॉडीज, और जब मैं अपने साइड मिरर से पीछे की तरफ देख रहा था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। मैं जिस रोड पे चल रहा था वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो रोड ठीक से बनी नहीं थी। कुछ कुछ जगह रास्ते में वो रोड काफ़ी अच्छी हो जा रही थी, और बीच में तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर गड्ढे। गड्ढों की वजह से एम्बुलेंस काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी और झटके भी काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे। 2 डेड बॉडीज़ तो एम्बुलेंस की साइड की 2 सीटों पर रखी हुई थी और 2 डेड बॉडीज़ नीचे। जिस एम्बुलेंस को मैं चला रहा था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। झटके लगने की वजह से ऊपर की सीट पे रखी हुई डेड बॉडी नीचे की डेड बॉडी के ऊपर आके गिर गई, और वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से आई थी। मैं उससे अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद कोई डेड बॉडी नीचे गिर गई है। मैं चाहता था कि मैं उन डेड बॉडीज़ को उठा के ऊपर रख दूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो बीमारी मुझे भी ना लग जाए। मैं चुपचाप गाड़ी चलाते हुए ऊपर वाले का नाम ले रहा था, क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा सुनसान थी और मेरे पीछे 4 डेड बॉडीज़ थी। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं वापस घूम के भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर मैं रास्ता भटक जाता तो शायद मेरे लिए और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बताए हुए रास्ते पे चुपचाप चलता रहूं। कहीं ना कहीं तो ये रास्ता जाएगा ही। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद वो रास्ता एक जगह जाके ख़त्म हो गया और आगे सिर्फ जंगल था। और अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं लगातार उन लोगों को फ़ोन मिला रहा था, लेकिन मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं इस गाड़ी को और डेड बॉडीज़ को छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन मैं भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला। ऊपर वाले का नाम लेते हुए मैंने गाड़ी को दोबारा घुमाया और उसी रास्ते पे दोबारा जाने लगा जिस रास्ते से मैं आया था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस रास्ते से मैं आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। करीबन उस रास्ते पे दोबारा 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मेरी गाड़ी का पीछे वाला टायर पंचर हो गया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। मैंने गाड़ी को साइड में लगाया। स्टेपनी पीछे रखी हुई थी जहाँ पर वो सारी डेड बॉडीज़ थी। मेरा पीछे का दरवाज़ा खोलने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की और पीछे का दरवाज़ा खोला। ड्राइवर सीट के नीचे एक टॉर्च रखी हुई थी, उसी को मैंने सबसे पहले निकाला। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि एक डेड बॉडी तो ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन बाकी की 3 डेड बॉडियाँ नीचे थी। मैंने अपने चेहरे को पूरा कवर कर रखा था। मैंने उन डेड बॉडीज़ को हटा के सीट के नीचे रखा हुआ एक्स्ट्रा टायर निकालने की कोशिश की, और वो निकल भी आया। मैंने जैक से किसी तरह टायर को बड़ी मुश्किल से बदला, और उसके बाद मैंने ख़राब टायर दोबारा उन्हीं डेड बॉडीज़ के बीच में रख दिया। मैंने जैसे ही दरवाजे को दोबारा बंद किया, मुझे वैन के अंदर से ही किसी चीज़ के हिलने की आवाज़ आने लगी। मुझे पहले लगा कि ये मेरा वहम है, इसलिए मैं शांत हो गया, और तभी मुझे वैन के अंदर से किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लगातार आई जा रही थी। मैं वैन से करीबन 5 मीटर दूर हट गया। उस वक्त वहाँ पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। पूरी रोड सुनसान थी और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी और वैन भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी।
ऐसा लग रहा था कि अंदर जितनी भी डेड बॉडियां हैं वो अपने आप जिंदा हो गई हैं। ये मेरा कोई वहम नहीं था। मैं कुछ देर तक शांत खड़ा रहा। उसके बाद वो आवाज़ अपने आप अचानक से बंद हो गई। मैंने अपने आप को संभाला। मुझे लगा कि शायद अंदर जो डेड बॉडी है उनमें से कोई आदमी जिंदा हो और शायद उसको गलती से मृत्यु घोषित कर दिया हो। मुझे लगा कि शायद मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने अपने आप को संभाला और हिम्मत करके जाके एम्बुलेंस के पीछे के दरवाजे को खोला और मैं देख के हैरान हो गया। वो सारी डेड बॉडी वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी और जो डेड बॉडी ऊपर की सीट से फिसल के नीचे गिर गई थी वो दोबारा अपनी जगह पर पहुंच गई थी। जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने फिर बोलने की कोशिश भी की कि आप में से कोई भी जिंदा है तो मुझसे बात करो, लेकिन वो चारों डेड बॉडियां वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी। मैं काफ़ी देर तक वहीं पर ही खड़ा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने दोबारा उस दरवाजे को बंद किया और गाड़ी घुमाई और चुपचाप गाड़ी को चलाने लगा। मैं उसी सुनसान रोड पर दोबारा गाड़ी को चला रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि गाड़ी के पिछले हिस्से में कुछ अजीब तो ज़रूर हो रहा है। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पीछे बैठा हुआ है और कुछ तो हरकत कर रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत पीछे देखने की नहीं हुई। मैं बस ऊपर वाले का नाम लेते हुए गाड़ी को चुपचाप सीधे डायरेक्शन में चलाए जा रहा था। करीबन 5 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मैंने देखा कि सामने की तरफ से 2 गाड़ियां आ रही हैं और वो 2 गाड़ियां सीधा आके मेरे एम्बुलेंस के सामने रुकी। जब मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा कि वो उन्हीं डेड बॉडी के परिवार वाले थे जिन्होंने मुझे डेड बॉडीज उनके गांव पर पहुंचाने के लिए कहा था। उन्होंने मुझसे बोला कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। लेकिन उस वक्त जब मैंने अपना फ़ोन दोबारा देखा तो उस पर नेटवर्क पूरा आ रहा था। उन्होंने मुझसे बोला कि बस पास में ही उनका गांव है। मैंने उन्हें बताया कि मैं रास्ता भटक गया था, तो उन्होंने मुझे सही रास्ता बताया और फिर मैंने उन चारों डेड बॉडीज़ को उनके गांव में उतार दिया और वहाँ पर जितनी भी पेमेंट हुई उसे कलेक्ट करके मैं वहाँ पर एक भी सेकंड नहीं रुका। दोबारा मैं अपने घर की तरफ चला आया और मालिक को जाके उसकी गाड़ी वापस कर दी। और इस हादसे के बाद मैंने कभी भी एम्बुलेंस ड्राइवर का काम नहीं किया। फिलहाल अभी मैं एक फार्म हाउस का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और उसी को ही देखता हूँ। ये घटना जो मेरे साथ घटी इसका मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं है, लेकिन ये घटना एकदम सत्य है। तो ये थी एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ घटी एक दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना विलियम नाम के एक कैनेडियन एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको विलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम विलियम है। ये घटना सन 1990 की है। मैं एक डेड बॉडी को लेके एक्सीडेंट की जगह से हॉस्पिटल जा रहा था। दरअसल जिस व्यक्ति की डेड बॉडी को लेके मैं हॉस्पिटल जा रहा था उसकी डेड बॉडी को मैंने खुद कार से बाहर निकाला था। काफ़ी तेज़ ड्राइव कर रहा था वो और उसकी कार एक पेड़ से लड़ गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसकी डेड बॉडी जब मैंने कार से बाहर निकाली तो आधे से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसके हाथ पैर बुरी तरीके से कट चुके थे। मैं उसके डेड बॉडी का जो हिस्सा लेके जा रहा था उसमें सिर्फ उसके सर से लेके कमर का हिस्सा था और बाकी के दोनों पैर और हाथ के हिस्से वो अलग रखे हुए थे। बहुत ही ज़्यादा भयानक सीन था वो। मेरे पूरे करियर में सबसे ज़्यादा खतरनाक सीन। मैंने किसी तरह अपने पार्टनर के साथ मिलके उसकी डेड बॉडी और उसके हिस्सों को एम्बुलेंस में रखा और पॉलिथीन बैग में पैक करके हॉस्पिटल ले जा रहा था। एक्सीडेंट के लोकेशन से लेके हॉस्पिटल की दूरी करीबन 5 किलोमीटर की थी और यह हादसा उसी दरमियान मेरे साथ घटा। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर मेरी एम्बुलेंस सबसे ज़्यादा पास थी, इसलिए मेडिकल के लिए सबसे पहले मैं और मेरा पार्टनर ही पहुँचे। वहाँ पर और लोगों को भी चोट आई थी। कुछ और एम्बुलेंस आने वाली थी। मेरा पार्टनर वहीं पर ही रुक गया था और मैं अकेले ही उस डेड बॉडी को लेकर जा रहा था। जब मैं उस डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचने ही वाला था उससे करीबन 2 किलोमीटर पहले जो डेड बॉडी मैंने पैक की थी और जिसका शरीर आधा कटा हुआ था वो अपने आप ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने तुरंत अपनी एम्बुलेंस को साइड लगाया और मैं उस डेड बॉडी को देखने लगा। मैंने उसको जिस पैकेट में पैक किया था वो पूरा पैकेट इधर उधर हिल रहा था और उसके शरीर के बाकी हिस्से वो भी अपने आप हिल रहे थे। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में अभी भी जान है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन वो और कुछ भी हरकत नहीं कर रहा था। इतना देखते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं अपनी एम्बुलेंस वहीं पर छोड़ के दूर भाग गया और भागते हुए हॉस्पिटल चला गया। मैंने एम्बुलेंस वहीं पर ही छोड़ दी।
हॉस्पिटल जाके मैंने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से और जिनको भी मैं जानता था उन लोगों को ये सारी बातें बताई। वो लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर मैं दूसरी एम्बुलेंस से अपनी एम्बुलेंस के पास आया जो कि वहीं पर ही खड़ी थी। मैं उसके पास नहीं गया, जो दूसरा पार्टनर मेरे साथ आया था वो गया। उसने जब जाके एम्बुलेंस को ढंग से चेक किया तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो बॉडी वैसे की वैसे ही रखी हुई थी। उसने मुझे फिर उस बॉडी के पास बुलाया, लेकिन मैं नहीं गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन जब मैंने दोबारा उसके बार बार बुलाने पर जाके उस बॉडी को देखा तो वो एकदम नॉर्मल वैसी ही थी जैसे मैंने उसे पैक किया था। वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और मैंने उसे समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसे बस ये सब मेरा वहम लग रहा था। इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देके मैं दोबारा उस एम्बुलेंस को चला के हॉस्पिटल ले गया और बॉडी और उसके हिस्सों को हॉस्पिटल के हवाले कर दिया। और फिर मैं अपने रास्ते वापस चला गया अपने पार्टनर के पास। तो दोस्तों, ये थी एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ घटी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।